हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका बोर्ड एग्जाम 2023 में आने का बहुत चांस है। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे, उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड किए थे। तो चलिए आज हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो 6th क्वेश्चन इस चैप्टर का ये है कि यूजिंग गॉस लॉ प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल इज जीरो। सो गॉस लॉ हमने अपनी लास्ट वीडियो में अच्छे से कवर किया था। उसी लॉ का हमें यूज करके ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है तो उसके अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो जीरो होगी। तो आपको इसका प्रॉपर आंसर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बट ये आया कैसे है चलिए देख लेते हैं। सो बच्चा, क्वेश्चन में स्फेरिकल शेल के अंदर की फील्ड को हमें जीरो प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्फेरिकल शेल ड्रॉ करनी होगी। सपोज कर लीजिए हमने ये एक स्फेरिकल शेल ड्रॉ कर ली है। ये जो स्फेरिकल शेल है इसके ऊपर हमने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया। ठीक है, इसको कितना चार्ज दे दिया हमने, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया। और ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस पॉइंट पर हमने दिया तो ये इसके सारे सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरी तरह से बराबरी से फैल गया। इसी को हम ना यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बोलते हैं। और ये स्फेरिकल शेल कैसी है आपकी, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अब चार्ज करने के लिए आप इसको पॉजिटिव चार्ज भी दे सकते हो और नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हैं। मैंने सपोज किया है कि हमने इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे इस तरह से बराबरी से फैल गया है। ओके, ठीक। अब हमें इसके अंदर किसी पॉइंट पे, अंदर के किसी भी रीजन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेते हैं और इस पॉइंट की डिस्टेंस हमारे ओरिजिनल स्फेरिकल शेल के सेंटर से कितनी है, R है। ठीक है, अब इस P पॉइंट से ना हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर ली गॉसियन सरफेस। सो मान लीजिए कि अगर आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है, और गॉस लॉ तो एक क्लोज सरफेस पे अप्लाई हो सकता है लेकिन हमें तो यहाँ पॉइंट P के लिए अप्लाई करना है। सो अगर कोई लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई हो सकता है तो हम उसे एक पॉइंट पे तो अप्लाई नहीं कर सकते। गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम इस पॉइंट से एक इमेजिनरी 3D सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, और इस सरफेस पे अब हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, तो ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली है पॉइंट P से पास थ्रू करती हुई, और O जो है वो सेंटर है इस गॉसियन सरफेस का भी। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये कौन सी सरफेस है, गॉसियन सरफेस। और ये वाली हमारी कौन सी है, स्फेरिकल शेल की सरफेस है। तो पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए मैं पॉइंट P के सराउंडिंग में एक एरिया कंसिडर कर लूंगी जिसका नाम है ds। इस ds एरिया का एरिया वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे ds वेक्टर। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है और उसकी डायरेक्शन हम कैसे बनाते हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो पहले लास्ट वीडियो देखिएगा, फिर इसे देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पे बना लिया एक ds सरफेस और उसका सरफेस एरिया वेक्टर या ओनली एरिया वेक्टर। सो अब हम इस पॉइंट P का जो छोटा सा सरफेस है ds, उसका फ्लक्स निकालेंगे। छोटी सरफेस का फ्लक्स है तो फ्लक्स भी कैसा आएगा, d phi e आएगा। फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट सरफेस एरिया का वेक्टर। सरफेस एरिया वेक्टर हमारे पास ds वेक्टर, इसलिए हमने यहाँ पे ds लगा लिया। जब हम इसको ओपन करते हैं ना तो हमारे पास आता है E ds cos थीटा, और ये हमारे d phi e की वैल्यू। ये जो cos थीटा है यहाँ पे हम थीटा की जगह क्या पुटअप कर देंगे, 0 डिग्री पुट कर देंगे। तो cos 0 डिग्री से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 का ई डी एस में मल्टीप्लाई होकर हमें क्या मिलेगा, ई डी एस ही मिलेगा। ये हमारा स्मॉल सरफेस का क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। बट हमें तो इस पूरी सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना है। ठीक है, हमारी जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है इस पूरी सरफेस के लिए हमें फ्लक्स निकालना है। तो इस पूरी सरफेस के लिए फ्लक्स निकालने के लिए हमें इस फ्लक्स को इंटीग्रेट करना होगा। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन को हम और सॉर्ट आउट कर देंगे।
डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, ई तो कांस्टेंट होने वाला है तो ई को हम बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन ds होगा। और ये छोटी सी सरफेस को हम ds बोल रहे हैं। अगर हम सारी छोटी छोटी सरफेस को इंटीग्रेट करके पूरा इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो हमारे पास एरिया ऑफ स्फेयर आएगा, जो कि कितना होता है 4πr²। तो इसकी जगह पे हम डालेंगे 4πr²। कैपिटल आर किसका रेडियस है, हमारी स्फेरिकल शेल का रेडियस है। तो ये हमारा फ्लक्स आ गया। अब हम फ्लक्स तो बाय गॉस लॉ भी निकाल सकते हैं। तो गॉस लॉ हमें ये कहता है कि अगर हमारे को किसी भी सरफेस से लिंक फ्लक्स निकालना है तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली 1/ε0 का मल्टीप्लाई उसके अंदर रहने वाले टोटल चार्ज से कर देते हैं। बट हमें पता है कि हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, क्योंकि जो चार्ज हमने इस स्फेरिकल शेल को दिया था ये सिर्फ आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अंदर नहीं आया था। तो इसलिए चार्ज ऑन द सरफेस, ये वाली सरफेस को हम एस नाम दे देते हैं। तो चार्ज ऑन द सरफेस एस कितना है, 0 है। 0 से हम 1/ε0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स हमारे पास 0 आएगा। इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 में भी हमने इसी गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकाला है, इक्वेशन 2 में भी हमने इसी गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकाला है। तो ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू अलग अलग तो होगी ही नहीं, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ई 4πr² इज इक्वल्स टू 0। अगर हम 4πr² को इधर शिफ्ट करेंगे, ये क्वांटिटी इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ 0 के डिवाइड में होगी, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 गिव्स अ 0। तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल कितना आ गया, 0 आ गया। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को हमें स्टेट करना है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसको ओनली कूलॉम्स लॉ करके भी पूछा जा सकता है, और ये लॉ सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए ही अप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन में कंटिन्यू किया है, व्हाट आर द लिमिटेशंस या फिर कंडीशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ की हमें कंडीशंस बतानी है कि कब कब ये अप्लाई होता है, लिमिटेशंस बतानी है कि ये कब कब अप्लाई होता है, कब कब नहीं होता है, ठीक है। और आगे है ऑल्सो डिफाइन यूनिट चार्ज। डिफाइन यूनिट चार्ज में हमें कूलॉम्स लॉ का ही हेल्प लेके यूनिट चार्ज को डिफाइन करना है। तो एक्चुअली में ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है बट एक साथ लिंक्ड हैं, तो मैंने साथ ही में इनको प्लेस कर दिया है। और ये तीनों एक साथ भी पूछे जा सकते हैं 3 मार्क के लिए, और अलग अलग 2-2 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए समझते हैं। तो बच्चा सबसे पहले हम कूलॉम्स लॉ को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट का नाम है आपका A और आपका जो दूसरा पॉइंट है उसका नाम है B, ठीक है। दोनों पॉइंट पे आपने 2 चार्जेस रखे हुए हैं। देयर इज 1 चार्ज जिसको हमने Q1 बोला हुआ है, दूसरा चार्ज जिसको हमने Q2 बोला हुआ है। इन चार्जेस की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो भी Q1 Q2 ही है। मतलब वैल्यू समझते हैं ना, कोई चार्ज 2 कूलम का होता है, कोई चार्ज 3 कूलम का होता है, तो वो जो 2 या 3 कूलम है वो उसकी वैल्यू होती है। तो इनकी वैल्यू अभी हम ऐसे तो नहीं ले सकते क्योंकि हमें लॉ जो है वो जनरलाइज्ड केस के लिए बनाना है। तो हमने मान लिया कि इसका मैग्नीट्यूड Q1 है और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम इसके नाम की तरह Q2 ही है। दोनों चार्जेस को हमने बहुत ही करीब रखा हुआ है, ठीक है, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि 2 चार्जेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो बहुत करीब होते हैं ना, तभी एक दूसरे के ऊपर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। तो दूर रखेंगे तो फोर्स लगाएंगे ही नहीं। और कूलॉम्स लॉ में हम वो फोर्स जो लगाते हैं चार्जेस एक दूसरे के ऊपर, उसी के लिए एक फॉर्मूला मिलता है। तो कूलॉम्स लॉ में हमें बेसिकली इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स ही पढ़ना है, तो उसके लिए हमें इन दोनों को बहुत क्लोज रखना पड़ेगा। तो हमने कितनी डिस्टेंस पे इन्हें क्लोज रखा हुआ है, मान लीजिए कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। अब कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि जब ये 2 चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का हो, मान लीजिए उसे हमने डिनोट किया F से, तो वो फोर्स ना हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के। मल्टीप्लाई किसका करना है, दोनों चार्जेस की वैल्यू का, मैग्नीट्यूड का, ठीक है। और वही फोर्स सेम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है R, उसके स्क्वायर का।
अब आपको इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम ऐसे लिखते हैं, दोनों क्वांटिटी न्यूमरेटर में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम ऐसे लिखते हैं कि एक क्वांटिटी न्यूमरेटर में होती है तो दूसरी 1 के अपॉन में डिनोमिनेटर में होती है। बेसिकली रेसिप्रोकल टाइप लिखते हैं, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरा उसके अपोजिट बिहेव करेगी, मतलब वो घटेगी। तो अगर आपसे कोई बोले कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, मतलब फोर्स बड़ा है, ज़्यादा है, तो उसका मतलब कि दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो बहुत बहुत कम होगी। तो फोर्स बढ़ गया, डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वहीं दोनों जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो सेम बिहेव करती हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने दो चार्जेस लिए हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो इनके मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू भी बढ़ी आएगी, और जब इनकी वैल्यू बढ़ी आएगी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी स्ट्रॉन्ग एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन को ना हमें कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, दोनों में ही फोर्स की बात हो रही तो हम फोर्स लिख देंगे, दोनों में ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो हमने ये लगा दिया। अब यहाँ पर जो टर्म्स है वो न्यूमरेटर हैं और यहाँ पे जो आर था, आर का स्क्वायर था, वो डिनोमिनेटर है, तो हमने ऐसे कुछ बना दिया। तो ये आपका बन गया कुलोम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल क्वांटिटी है, डिस्टेंस, उसका क्या है, स्क्वायर है। मतलब डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला उतना ही कम होगा। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ना, तो ये अपनी जगह पर दो चीज़ें छोड़ के चला जाता है। एक तो छोड़ के जाता है इक्वालिटी, और दूसरा छोड़ के जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम किसी भी इंग्लिश के लेटर से या ग्रीक लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर एक लॉ का अपना अलग कांस्टेंट होता है, तो इस लॉ का कांस्टेंट है के, एक्चुअली में स्मॉल के है, ठीक है। तो ये हो गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एज इट इज। तो एक्चुअल हमारा कुलोम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला बनता है दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का, वो होता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो k है वो सिंपल एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसकी वैल्यू SI सिस्टम में, k की वैल्यू SI सिस्टम में कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। और इसके अलावा k की एक और वैल्यू होती है, k इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो, k लिखो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखो, तीनों ही एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं तो हमारा फाइनल कुलोम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाता है, F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेम लॉ जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पे प्रॉपरली राइट कर दिया है, आप चाहें तो उसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो अगले क्वेश्चन में ना हमसे पूछा गया था कि लिमिटेशन क्या है कुलोम्ब्स लॉ की, तो चलिए फटाफट उसे भी देख लेते हैं। सो लिमिटेशंस में हम ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसको कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कुलोम्ब्स लॉ के तरह से भी पूछा जा सकता है, सेम ही पॉइंट आपको लिखने हैं। तो पहली लिमिटेशन या पहली कंडीशन कुलोम्ब्स लॉ के एप्लीकेबल होने की ये है कि ये लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए या फिर एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए ही क्या है, एप्लीकेबल है, ट्रू है। दूसरी चीज, ये लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब पॉइंट चार्ज जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं या रेस्ट पे होते हैं, मूविंग चार्जेस पे अप्लाई नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये लॉ जो ना लार्ज डिस्टेंसेस के लिए कभी भी वैलिड नहीं होता है, और डिस्टेंसेस जो बहुत छोटी होती हैं, कितनी छोटी, लेस देन 10 टू द पावर -15 मीटर, उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि इतनी छोटे डिस्टेंसेस पे न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करने लग जाता है। अब इसी क्वेश्चन में देखिए हमको यहाँ पे डिफाइन करने को बोला हुआ है यूनिट चार्ज। तो अब हम लोग यूनिट चार्ज को डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कुलोम्ब्स लॉ। तो हमें पता है कि कुलोम्ब्स लॉ क्या है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हमारा कुलोम्ब्स लॉ है, ठीक है। मान लीजिए कि हम इसमें पुट कर रहे हैं F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमें F की वैल्यू किसके इक्वल रखनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन के बराबर, और Q1 और Q2 दोनों ही चार्जेस को हम इक्वल मान रहे हैं, और दोनों की वैल्यू हमने मान ली कि कितनी है, Q कूलॉम की है, ठीक है। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली कि 1 मीटर है। तो अगर ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, F की जगह हमने डाल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से ही था,
Q1 Q2 दोनों की वैल्यू हमने Q डाली है अपॉन में डिस्टेंस मतलब R की वैल्यू जो कि हमने कितनी ली है 1, ये 1 का स्क्वायर आ गया। इससे ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा 1, Q इंटू क्यू इज क्यू स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर मतलब 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। इस स्क्वायर को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो Q इक्वल्स टू √1 आ जाएगा और √1 की वैल्यू होती है ±1, तो हमारी Q की वैल्यू हो गई ±1। ठीक है, और ऐसा कोई भी चार्ज जिसकी वैल्यू या तो +1 कूलम हो या फिर -1 कूलम हो, उसे ही हम यूनिट चार्ज कहते हैं। ठीक, तो देखिए यूनिट चार्ज को हम डिफाइन कैसे करेंगे। अ यूनिट चार्ज कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिट चार्ज इज अ चार्ज हुज वैल्यू इज 1 कूलम, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम दो सिमिलर चार्जेस को एक साथ 1 मीटर की दूरी पर रख देते हैं किसी भी मीडियम में, और उस टाइम पे उन दोनों के बीच का फोर्स कितना होता है 1/4πε0 न्यूटन, तो इस केस में हम दोनों चार्ज को, हर एक चार्ज को क्या कहेंगे, यूनिट चार्ज या फिर 1 कूलम चार्ज। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क में आती है अगर, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और 3 मार्क में से कुलॉम्स लॉ के साथ भी पूछा जा सकता है, तो पहले कुलॉम्स लॉ लिख दीजिएगा फिर ये लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यूजिंग गॉस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कुलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब हमें गॉस लॉ का यूज करके मतलब phi इज इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू क्यू लेकर ये प्रूव करना है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कितना होता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। सो बच्चा कुलॉम्स लॉ को प्रूव करने के लिए हम अगेन एक स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं जिसका नाम है S, इसका सेंटर है O। ठीक है, इसका सरफेस का जो रेडियस हमने लिया हुआ है स्मॉल r लिया हुआ है, कैपिटल R कुछ भी ले सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया हुआ है P। ठीक है, अब सेंटर O पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q प्लेस किया हुआ है। इस पॉइंट के आसपास हम एक छोटा सा रीजन ले लेंगे जिसका नाम होगा ds, और इस ds रीजन का हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स हमारा होगा d phi इज इक्वल्स टू E वैक्टर डॉट ds वैक्टर। ds वैक्टर क्या है, इस ds वैक्टर का एरिया वैक्टर जो कि s डायरेक्शन में होगा, और E वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम यही है। ठीक है, तो अगर हमें इसे पूरा फ्लक्स निकालना है, मतलब अभी तो ये छोटे से सरफेस का फ्लक्स आया, हमें पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालना है, तो हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा और हमारे पास कुछ ऐसा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा phi, ये हो जाएगा इंटीग्रल E ds cos थीटा, और यहाँ पे हम थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 डिग्री, क्योंकि E और ds के बीच का एंगल 0 है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो phi इज इक्वल्स टू आ जाएगा E ds। फिर E तो हमारा कांस्टेंट ही रहना है क्योंकि हमने रेडियस तो चेंज करना नहीं है ना, स्फेयर के ऊपर हम कहीं भी पॉइंट लेंगे उसका रेडियस तो R ही होगा, तो E को हम इंटीग्रल से बाहर निकाल देते हैं, अंदर बचेगा इंटीग्रल ऑफ ds, और ds का इंटीग्रल मतलब पूरे स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया जो कि कितना होगा 4π इंटू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस हमें पता है हमने क्या ली है, R लिए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, इससे हमें फ्लक्स मिल रहा है, लेकिन गॉस लॉ का यूज़ करके भी तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, तो हमने गॉस लॉ का यूज़ किया, उससे फ्लक्स हमारा आएगा phi इज इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज जो सरफेस के अंदर प्रेजेंट होगा, और कितना चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पे, Q है, तो ये भी हमारा फ्लक्स आ गया। अब दोनों हमने सेम ही सरफेस का फ्लक्स निकाला है, तो दो अलग अलग वैल्यू तो होगी नहीं, तो ये दोनों ही फ्लक्स ज़रूर बराबर होंगे, तो हम 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं। यहाँ से हम लेते हैं E4π R स्क्वायर, और यहाँ से हम लेते हैं 1/ε0 इंटू Q। E निकालने के लिए हमें इस पूरी चीज़ को इधर शिफ्ट करना होगा, और जब हम इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 1/4π R स्क्वायर ε0 इंटू Q होगा। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, 1/4π के साथ ε0 ले लेते हैं क्योंकि तीनों ही कांस्टेंट क्वांटिटी है, और Q के साथ R स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हमारा इंटेंसिटी आ गया इस चार्ज प्लस Q का, जो कि किस पॉइंट पे हमें दिखाई दे रहा है, पॉइंट P के लिए आ गया। अब हमें इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला पता है जो हमने वीडियो नंबर 1 में देखा था कि E इज इक्वल्स टू F/Q0 होता है। ठीक है, Q0 सबको पता है, Q0 वो टेस्ट चार्ज होता है जो पॉइंट P पे हम कंसिडर करते हैं कि रखा हुआ है। ठीक, अब ये इंटेंसिटी और ये वाली जो इंटेंसिटी है ये अलग तो होगी नहीं क्योंकि सेम पॉइंट के लिए सेम चार्ज के लिए निकाली हुई है, तो इंटेंसिटी की E वैल्यू यहाँ पे हम ये वाली रख देते हैं।
सो ई की जगह हम ये वाली वैल्यू रख रहे हैं। कौन सी वाली वैल्यू? ये वाली 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमने इस ई की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख दी। अब ई के बाद क्या लगाना है हमें? इक्वल्स और एफ बाई क्यू नॉट। अब हमें फोर्स निकालना है क्योंकि हमें तो कुलॉम्स लॉ प्रूव करना है। कुलॉम्स लॉ में हमें दो चार्जेस के बीच का फोर्स ही निकालना होता है। तो फोर्स निकालने के लिए हम क्यू नॉट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो क्यू नॉट यहाँ डिवाइड में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एफ। यहाँ लिखने की जगह मैं यहाँ लिख देती हूँ। और यही था हमारा कौन सा एक्सप्रेशन? कुलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का एक्सप्रेशन। देखिए हमने इसको डिराइव करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है गॉस लॉ। तो ये हो गया कुलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का डेरिवेशन यूजिंग गॉस लॉ। क्वेश्चन नंबर 9 है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q। पॉइंट चार्ज q के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर क्या होगी, हमें वो डिराइव करना है। सो ये हमारे क्वेश्चन 9 का प्रॉपर आंसर। इसे मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से कि कैसे आया है। सो बच्चा देखो, हमने ना इस पॉइंट O पर एक चार्ज रखा है जो कि पॉइंट चार्ज कितना लिया है उसको? कैपिटल Q। क्वेश्चन में कैपिटल Q बोला इसलिए हमने भी कैपिटल Q लिया है, अदरवाइज आप उसको स्मॉल q भी ले सकते हो। और इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर हमने एक दूसरा पॉइंट लिया है P, जिस पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, और इन दोनों के बीच क्या इंटेंसिटी होगी हमें वो फाइंड आउट करनी है। आप चाहो तो उसको स्फेरिकल सरफेस लेके भी कर सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इन दोनों के बीच में, कौन से दोनों चार्ज के बीच में? क्यू चार्ज और क्यू नॉट के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, वैसे तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करना चाहिए। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना एक्ट करेगा? 1/4πε0 कैपिटल Q और Q नॉट बाय आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और नीचे दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारा कुलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। सो पहली वीडियो में हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे E से डिनोट करते हैं, इसकी डेफिनेशन समझी थी, जो कह रही थी कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज Q नॉट। जो फोर्स उस पर कौन लगाएगा? कैपिटल Q चार्ज। इसको हम सोर्स चार्ज बोलते थे। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 से फोर्स की वैल्यू इस फोर्स की जगह पे डाल दूं तो मेरा E का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट बाय आर स्क्वायर। और इस पूरे फोर्स के अपॉन में, मतलब इस अपॉन में हमें क्या दिख रहा है? Q नॉट दिख रहा है। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हुआ तो E हमारा आ गया 1/4πε0 कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर। और यही तो हमारा क्या है? इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q एट अ डिस्टेंस r। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन नंबर 9 में करना था। 10th और लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का है ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर। ए में दिया यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज्ड हॉलो सिलेंडर, बी में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट चार्ज, सी है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल और डी है 2 पॉइंट चार्जेस जो कुछ दूरी पर एक दूसरे से लोकेटेड होंगे। तो बच्चा इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ खास करना नहीं है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो इस चैप्टर की देखी होगी तो मैंने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था और आपको काफ़ी सारे चीज़ों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैटर्न भी समझाए थे। तो इस क्वेश्चन में हमें बस कुछ कंडक्टर के या पॉइंट चार्जेस के या इलेक्ट्रिक डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैटर्न पूछे गए हैं, तो बस हमें उन्हें ड्रॉ करना है। तो आप एक बार देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा और डायग्राम थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाइएगा। मेरा उतना अच्छा नहीं बन पाता है, तो देख लेते हैं हम। पहले मैं आपको एक ऐसे हॉलो सिलेंडर के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज देके यूनिफॉर्मली चार्ज किया है। तो देखिए इसकी फील्ड लाइन आपको कैसे दिख रही है। पॉजिटिवली चार्ज इसलिए सारी लाइन आउटवर्ड जा रही है और सरफेस से कैसे आउटवर्ड जाती है? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली मतलब जो भी सरफेस है उससे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जानी चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है। यहाँ पे हमने लिखा है Q ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब Q की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बनाना बताई थी। और ये हमारी निगेटिव चार्ज, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे Q लेस देन 0। निगेटिव चार्ज के लिए वैल्यू है किसी भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से जो लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड जाती है। कैसे आउटवर्ड जाती है? रेडियली आउटवर्ड। और इसी तरह निगेटिव पॉइंट चार्ज के रेडियली इनवर्ड जाती हैं।
नेक्स्ट में हमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनाना है। इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है दो अनलाइक चार्जेस के लिए, ऑपोजिट चार्जेस के लिए, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो ये उसका पैटर्न है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक रफ पेज पे डायग्राम बना के बताया था, वो ज़्यादा बेटर बना था। ऐसा भी आप बना सकते हैं। एक्चुअली सेम डायग्राम है, यहाँ पे मैंने थोड़ी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम बनाई है, उसमें ज़्यादा बनाई थी। और अगला है हमारा, हमें दो ऐसे पॉइंट चार्जेस की फील्ड लाइन बनानी है जो कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरे से लोकेटेड हैं। अब यहाँ पे ना उन्होंने हमें पॉइंट चार्जेस का नेचर नहीं बताया कि सेम रखना है या अपोजिट रखना है। तो अगर वो अपोजिट रखने को बोलेंगे तो उसमें आप सेम ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको अपोजिट वाला बता दिया था, तो यहाँ पे मैंने खुद से सेम नेचर वाले दो चार्जेस ले लिए हैं और ये मैंने पॉजिटिव चार्जेस के लिए बनाया है। कुछ ऐसा पैटर्न होगा। ऑब्वियसली इधर वाले पॉजिटिव चार्ज से भी लाइन बाहर जाएगी और इधर वाले से भी बाहर जाएगी और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। तो ये वाली लाइंस ना आके मिल नहीं रही है, ऐसे इधर की तरफ बेंड हो रही हैं ताकि एक दूसरे से दूर जा सके। और जब हम दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में या दो सेम चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं तो उनका ये जो एक्सिस होता है इसको हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं और इसका एकदम मिड पॉइंट जो होता है ना उसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। सो ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन 2। सेशन 1 में पिछली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आपने दोनों ही वीडियो अगर देखी है और आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे के जाना चाहती हूँ जिनके आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दोनों ही वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर दिए। मैं लिख कर नहीं आपको दिया तो आप वो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई नो दैट वेरी वेल। सारे होमवर्क क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन करके ही जाइएगा और अगर आपको उनका आंसर आता है कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।